जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना लेसन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और पढ़ेंगे। CBIS फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शनल पॉइंट से कैसे हम देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि CBIS ये हो है क्या। CBIS एक ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर को यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन के डाटा और इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए। फंक्शनल व्यू पॉइंट का मतलब क्या है? CBIS को ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर उनके फंक्शन के व्यू पॉइंट से डिवाइड किया जाता है। यानी कि मार्केटिंग के लोग अलग काम करते हैं, फाइनेंस वाले अलग काम करते हैं और HR के अलग। तो इन सब के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक OIS, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। OIS का मतलब ये है कि ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का ग्रुप जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR और मैन्युफैक्चरिंग। ये सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं। यानी कि अपना काम खुद करेंगे, दूसरे के साथ अगर उन्हें कोलैबोरेट करना हो तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिस्टम अपना स्पेसिफिक एरिया को एक्सपर्ट के लिए डिसीजन के लिए डिज़ाइन होते हैं। लाइक सब सिस्टम्स मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और जब ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल कोई डिसीजन लेना हो, अदरवाइज वो अपना अपना काम करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MKIS। MKIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर सके। MKIS के ऑब्जेक्टिव्स अब हम देखते हैं। इनमें हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कस्टमर को पहचानने में मदद करना। कौन कौन से लोग हमारे प्रोडक्टिव सिस्टम को यूज़ करते हैं और उसमें कौन कौन से इंटरेस्टेड हैं। दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेवलप करना ताकि कस्टमर की नीड्स पूरी हों। तीसरा है प्रमोशन सिस्टम, यानी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करना। आफ्टर सेल सपोर्ट्स देने, यानी कस्टमर सर्विस कंप्लेंट। कस्टमर जब सर्विसेज को यूज़ करता है तो फिर उसकी कंप्लेंट करता है, हमें फीडबैक वगैरह देता है कि ये सर्विस ठीक है नहीं। इसके बाद हम हमारी MKIS की कुछ टाइप्स आती हैं। टाइप्स में हम देखते हैं कि 3 मेजर टाइप्स होती हैं। इसमें सबसे पहले होती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहते हैं, जबकि मार्केटिंग के ट्रेंड्स हो गए, कस्टमर का बिहेवियर हो गया, इस तरह से चीज़ों को परखा जाता है। फिर हमारा आता है इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी के अंदर से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रीवियस सेल कितनी हुई है, किस तरह से हुई, मार्केटिंग की परफॉर्मेंस क्या थी पिछले साल और इस साल क्या है और आगे क्या होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारा आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कंपनी से बाहर जाने वाली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हम खुद भेजते हैं, लाइक एड्स करना, कैंपेन्स चलाना और ईमेल्स के थ्रू चीज़ों को बताना। MKIS की 3 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना और सही जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके बाद हमारे इसके कुछ बेनिफिट्स आते हैं, जिसमें MKIS के बेनिफिट्स में सबसे पहले आता है कस्टमर प्रोफाइल मेंटेन करना, जैसे उनकी शॉपिंग हैबिट्स, स्पेंडिंग पैटर्न्स वगैरह को देखते रहना कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को या अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कंपटीटर्स की एक्टिविटी को का एनालिसिस करना, लाइक लेकिन स्पाई नहीं होता, बस उसको करता रहता है, उसके ऊपर प्रॉपर नज़र नहीं रखता जैसे स्पाई लोग करते हैं, सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। फ्यूचर डैमेज का फोरकास्ट करना, यानी मार्केट की डैमेज का अंदाज़ा लगाना कि वो अभी कितने % डाउन है और बाद में कितने % हो सकती है। फील्ड सेल मॉनिटरिंग करना, या सेल्स एजेंट जो मार्केट में काम करते हैं उनका रिकॉर्ड रखना कि कितने हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से नहीं, उनकी रिपोर्ट को बनाना और उनको देखना और उसके ऊपर ओवरव्यू करना। कस्टमर अपडेट्स, हर कस्टमर का अपडेट डाटा यूज़ करके जो टाइमली इंफॉर्मेशन देता हो। और डीलर्स की मॉनिटरिंग करना, जो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं उनको ट्रैक करना और बेटर रेवेन्यू जनरेट करवाना। इसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम न्यू डायमेंशन MKIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हैं, जिसमें न्यू डायमेंशंस आती हैं। इसमें मार्केटिंग फील्ड में कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का यूज़ बढ़ जाता है। इस वजह से नए कंसेप्ट सामने आ रहे हैं, जिससे कस्टमर हैंडलिंग का तरीका बदल रहा है। नए कंसेप्ट जो होते हैं उनमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, CRM, जो कि हमारा बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, SFA, ये भी बैंकिंग में हमारा यूज़ होता है। और सेल्स कॉल्स सेंटर, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉल सेंटर बनाते हैं, जिसमें 24/7 लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम तफसील से पढ़ते हैं कि ये हमें क्या समझा रहे हैं। CRM का मकसद कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना होता है ताकि उनकी लॉयल्टी बढ़े और बिजनेस को फ़ायदा हो। क्यों ज़रूरी है CRM? आजकल बिजनेस के पास लाखों कस्टमर्स होते हैं
हर एक कस्टमर से पर्सनल टच रखना मुश्किल हो गया है, इसलिए CRM हेल्प करता है कि डिजिटल और ऑर्गेनाइज तरीके से कस्टमर्स को हैंडल करने में। इसके बाद CRM की नीड किस बिजनेस में ज़्यादा होती है? इसमें जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा नीड हमें बैंकिंग में होती है, क्योंकि बैंकों में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जहाँ लोग बार बार इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। और उसके बाद फैशन ब्रांड्स होते हैं और कार कंपनीज होती हैं, जहाँ इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है। अब इसके फ़वाइद क्या होते हैं CRM के? कस्टमर बेस को मेंटेन करना और उससे ग्रो करना होता है, कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाना होता है, हर कस्टमर से ज़्यादा फ़ायदे लेना होता है, नए कस्टमर्स ढूंढने की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि पुराने जो कस्टमर होते हैं वो अपनी ऑर्डर्स को दोबारा रिपीट करते रहते हैं। CRM जो हमें हेल्प करता है कस्टमर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में, लाइक उनकी आदतें, पसंद नापसंद और नए प्रोडक्ट्स आइडियाज़ में इंटरेस्ट समझ के सकते हैं। और सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि CRM का मकसद ये होता है कि उसको मुनाफा भी दिया जाए, रेवेन्यू भी क्रिएट किया जाए और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव करे। CRM सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि पूरी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जिसमें टूल्स, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस इंक्लूड होते हैं कि किस तरह से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि हम CRM को क्यों और किन वजूहात के ऊपर अडॉप्ट करें। कस्टमर ऑनलाइन इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह आजकल के ज़माने में जो हो रहा है। कस्टमर सर्विसेज सेंटर की वजह से लोगों के वेंडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिजिकल कॉन्टैक्ट जो वो कम हो गया है, इसलिए कि कंपनी चाहती हैं कि एक सॉफ्ट टच मेंटेन रहे। CRM हेल्प करता है कि ऑनलाइन कस्टमर का रिकॉर्ड रखने में, जैसे कि उनके पहले ट्रांजैक्शन कैसे थे, किस तरह से हुए, और ईमेल्स और उनकी क्यूरीज के उन्होंने क्या सवाल किए, क्या नहीं किए। अब हम देखते हैं कि CRM का बिजनेस को फाइनेंस में कितना फ़ायदा होता है, किस तरह से होता है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट टारगेट होती है, जिसमें ऑफर्स उन कस्टमर्स को जाती हैं जिन्हें वाकई इंटरेस्ट होता है। वेब ऐप का यूज़ करके सेल्स स्टाफ की ज़रूरत को कम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केटिंग में एक बड़ी शिफ्ट किस तरह से आती है। पिछली कंपनीज प्रोडक्ट को मैनेज करती थी, अब कंपनीज कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेज करती हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क आता है कि कस्टमर को मैनेज करना और पिछली कंपनीज का प्रोडक्ट्स को मैनेज करना। CRM और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं और ये क्या होते हैं। CRM कस्टमर सपोर्ट सिस्टम को कॉस्ट भी कम करता है, और एजेंट के पास पुराना डाटा होता है, इसलिए वो जल्दी और सही जवाब दे सकते होते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से क्रॉस सेलिंग भी चेक हो सकती है, यानी अगर किसी ने शूज़ खरीदे हैं तो उनका मैचिंग स्टॉक ऑफ़र की जाती है कि इनके लिए ये स्टॉक भी ऑफ़र है, जिसमें आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि CRM के कौन से अहम अहम काम हैं। CRM सिस्टम कुछ ख़ास कामों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि कंपनी अपने कस्टमर को अच्छे तरीके से समझे और उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए रखे। यानी कुछ की तरीके दिए गए हैं जिनको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला इसमें जो तरीका है वो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। कंपनी ये देखती है कि कस्टमर किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, लाइक मार्केटिंग चैनल से, जैसे कि एड्स, सोशल मीडिया और भी बहुत सारी चीज़ों से, और ट्रांजैक्शंस के ज़रिए जो खरीदा गया है या पैसे दिए दिए गए हैं। इसके बाद इंटरेक्शंस ओवर टाइम, बार बार किया गया इंटरेक्शन, यानी कि सेल्स, ईमेल्स और विजिट्स वगैरह। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कस्टमर डिफरेंशिएशन। जब कस्टमर्स एक जैसे नहीं होते, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। लाइफस्टाइल के मुताबिक कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, एटीट्यूड, उनका रवैया कैसा होता है, परसेप्शंस अबाउट प्रोडक्ट्स, कि वो प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह से सोचते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि कस्टमर्स इंट्रैक्शन, के कस्टमर किस तरह से अपना राब्ता बरकरार रखते हैं। CRM का मकसद होता है कि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म और एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाया जाए, जैसा कि रेगुलर कॉन्टैक्ट होना, फॉलो अप्स करना और फीडबैक लेना और उनको बताना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कस्टमाइजेशन, या फिर हर कस्टमर के लिए अलग अलग का बर्ताव। CRM का ये नारा है, ट्रीट ईच कस्टमर्स यूनिकली। हर कस्टमर को ऐसे तरीके से ट्रीट करो जैसे वो स्पेशल हो। कस्टमर्स लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर्स को लगता है कि कंपनी उनकी प्रेफरेंस समझती है। और इसके बाद हमारा आता है CRM के अब इश्यूज़, कि इनके मिसाइल क्या क्या हैं। CRM लाजमी ये नहीं है कि हमेशा स्मूथली चले, इसमें कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं, जैसे कस्टमर्स प्राइवेसी। CRM में बहुत ज़्यादा कस्टमर डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि नेम, ईमेल, लोकेशन और उनकी परचेजेज हिस्ट्री वगैरह। मसला ये आता है कि जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा प्राइवेसी का मसला आएगा। अगर एथिकली कंपनी को डाटा लेना भी है, तो एक लिमिट तक वो इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं या उनको कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक एथिकल डायलेमा
बनाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर इशू आता है। CRM सॉफ्टवेयर के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स की कमी होती है। हर सॉफ्टवेयर अलग होता है। फ्रीक्वेंट अपडेट्स, वेंडर्स बार बार नए वर्जन्स निकालते रहते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ती ही रहती है। हाईली इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, इसके लिए हाईली इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लेकिन हर कंपनी के पास ये अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं SFA सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। इसमें SF का मतलब ये होता है कि टीम के इम्पोर्टेंट कामों को ऑटोमेट करना, यानी कंप्यूटर सिस्टम की मदद से उन्हें आसान और तेज़ी से हल करना। SF काम आता है हमारे इन फ्यूचर और हमारे डेली के वर्क्स में, जैसे लाइक कस्टमर्स अकाउंट मैनेज करना, हर कस्टमर का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, सेल्स फोरकास्टिंग करना कि कितनी सेल्स हो रही हैं, कितनी आ सकती हैं, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन करना, सेल्स के रूटीन या उनके कामों को मैनेज करना और कस्टमर्स प्रेफरेंस ट्रैक करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? कॉल सेंटर्स एक ऐसी डिपार्टमेंट या थर्ड पार्टी सर्विस होती हैं जो कस्टमर से फ़ोन कॉल पर कॉन्टैक्ट करती हैं और सेल्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब हम कुछ कॉल सेंटर्स के की पॉइंट को देखते हैं कि जिसमें हम कॉल सेंटर को यूज़ करते हैं। ACD में यूज़ करते हैं, जैसे लाइक ऑटोमेशन कॉलर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हर एक एजेंट को प्रॉपर कॉल रिसीव हो जाए। जब हम लेटर्स, फैक्सेस और ईमेल को एक जगह से दूसरी जगह से भेजते हैं और उनको हैंडल करते हैं, तो उनको भी कॉन्टैक्ट सेंटर ही कहा जाता है। कॉल सेंटर ज़रूरी क्यों होता है? आजकल मार्केटिंग में कंप्यूटर का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, इसलिए एफिशिएंट और इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर्स की प्रेजेंस लाजमी हो गई है। कॉल सेंटर एजेंट को हर कस्टमर्स का पूरा जो ट्रैक होता है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि एफिशिएंट और हर क्वेरी को आसानी से डील किया जा सके। मॉडर्न कॉल सेंटर्स में हम देखें तो कॉल्स होती हैं वो रिकॉर्ड भी की जाती हैं। हमारी कॉल जो हम अक्सर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो रिकॉर्ड होती हैं। फिर वो कहते हैं कि जी आपका प्रीवियस क्या मसला था, तो फिर क्या करते हैं कि वो जब भी हम दोबारा कॉल करते हैं तो वो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं अपने सामने, फिर हमें बताते हैं कि आपने ये वाली चीज़ें या ये वाली प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करवाया था। कॉल सेंटर में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? कॉल सेंटर एजेंट्स को हर रोज़ कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिनको समझना मुश्किल होता है, तो हर एक सिस्टम को समझने में और उसको डील करने में, इस तरह कस्टमर की कॉल आती है तो उनको समझने और डील करने में कुछ डिले हो जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। कस्टमर की जो सर्विसेज होती हैं उनको रिक्वेस्ट करना, उनको रिजॉल्व करवाना, ताकि आसानी से और जल्दी से ये चीज़ें मैनेज हो जाएँ और कस्टमर को ज़्यादा वेट ना करना पड़े और वो फ्रस्ट्रेशन ना इख्तियार करे। इसके बाद हमारे कॉल सेंटर के इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जो किस तरह से होने चाहिए। इसमें प्रोसेसिंग का टाइम कम हो जाए, कस्टमर फ्रस्ट्रेट ना हो और सेटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का ये सिस्टम प्रोडक्शन के रिलेटेड काम आता है, जो कि चीज़ों को और इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। प्रोडक्शन फैसिलिटी की प्लानिंग करना, डेवलप करना और मेंटेनेंस करना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स के गोल्स को सेट करना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखना, यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है और कितना है, कितना अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्शन का टाइम को स्केड्यूल बनाना कि कौन सा काम किस टाइम पे होना चाहिए। मैनेजमेंट लेवल इन MIS, इसमें 4 मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। इसमें फर्स्ट लेवल आता है हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसमें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, लाइक नए प्लांट्स की लोकेशन डिसाइड कहाँ पे होनी चाहिए ताकि कुछ कॉस्ट को सेव कर लिया किया जाए। फिर उसके बाद नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना। इसके बाद हमारा दूसरा इसका लेवल आता है वो है नॉलेज लेवल, लाइक इनोवेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि प्रोडक्शन स्मूथली हो, नए तरीके से डेवलपमेंट करना ताकि मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर हो जाए। तीसरे लेवल पे हमारे पास आता है मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोडक्शन कॉस्ट और रिसोर्सेज को मॉनिटर करना। लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है ऑपरेशनल लेवल, जो कि हर रोज़ का रूटीन वर्क होता है। हर प्रोडक्शन टास्क का स्टेटस चेक करना होता है, किस स्टेज पर है, कंप्लीट होगा या नहीं होगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।